नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एस कुमार शर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट ईवीएस का जो पुराना पेपर है प्री के लिए, जो हम 2011 और 12 वाला कर चुके हैं। उसके बाद आज इस वीडियो में 2015 वाला पेपर सोल्व करेंगे आपके सामने। तो यहाँ प्रश्न और उत्तर आपके सामने लिखे हुए हैं, किंतु इनको समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल प्रश्न रिलेटेड जो है पॉइंट से उठाएंगे। तो यदि आप केवल प्रश्न पढ़ के आगे बढ़े तो वो उसमें कोई अच्छी बात नहीं है। आपको क्या करना है कि प्रश्न तक रुकना है, उसमें देखना है कि और ऑप्शंस जो हैं या फिर उससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और वो आपको एक मार्गदर्शक ही बता सकता है, यानी एक टीचर समझा सकता है। इसलिए हमने ये सीरीज शुरू की है कि पुराने आए हुए प्रश्नों को भी देख लेंगे और उनसे रिलेटेड पॉइंट्स पे बात हो जाएगी। ज़्यादा क्लासेज नहीं है, 2-5 साल 5 या 6 पेपर है, तो उसको अच्छे से कवर कर लेंगे। तीसरा पेपर हमारा चल रहा है, इसके बाद 3 पेपर आपके और होने हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है, यानी कि बागवानी के बारे में जो है कौन सा आपके कल्चर चलता है, तो वो है आपके हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को कहते हैं बागवानी करना या उद्यान कृषि करना। तो यह आपका क्या कहलाता है। बॉटनी आपको पता है कि बॉटनी जो है किसका अध्ययन करती है, तो एक तो होती है जूलॉजी जो जंतुओं का अध्ययन करती है, बॉटनी वनस्पतियों का अध्ययन करती है। आगे हम बात करते हैं अगला प्रश्न। विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है, जिनमें ये बातें ये जो विषय हैं वो व्यक्त होते हैं। बताइए किसने कहा है। तो आप जब डब्ल्यू सी डेम्पियर, अब देखिए ये प्रश्न आप जब शिक्षण विधियां पढ़ोगे तब आपको वहाँ पढ़ाया जाता है कि जो विज्ञान है, ये जो पर्यावरण है, वो प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान होता है। इसमें सब चीज़ सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ाई जाती है, और ऐसा कहने वाले हैं डेम्पियर सर। तो डेम्पियर के अकॉर्डिंग क्या है कि विज्ञान प्राकृतिक विषय है और उसका व्यवस्थित अध्ययन करना होता है। आगे आपको अगला प्रश्न दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है, जिसमें पर्यावरण से ईवीएस से रिलेटेड बात की गई है। पहला आवश्यकता का सिद्धांत, बिल्कुल सही है। उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित, पर्यावरण जीवन से संबंधित है, पर्यावरण के जीवन के लिए उपयोगिता है। पर्यावरण एक मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि यदि पर्यावरण सही नहीं है, इकोसिस्टम अच्छा नहीं है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेज झेलने पड़ेंगे। यदि प्रकृति में आज जो आपदाएं आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि पर्यावरण से संबंधित जो हैं आप कम जागरूक हैं, तो इस वजह से हमें समस्याएं आती हैं। तो पर्यावरण के लिए ये तीनों सिद्धांत लागू होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है। अब प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, यानी कि प्राइमरी लेवल पे जो आपका विज्ञान पढ़ाना होता है उसका क्या उद्देश्य होता है। पहला उद्देश्य क्या है कि विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों और इसके अनुप्रयोगों को जानना। सही बात है, विज्ञान को जानेंगे, विज्ञान के फैक्ट्स को जानेंगे, ये तथ्य जरूरी है जानना। पॉजिटिव बात की जा रही है। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आए जहाँ उपयुक्त सभी वाला हो, आप सभी ऑप्शन को ऐसे देखिए कि यदि पॉजिटिव बात की जा रही है तो 100% आपका ऑप्शन डी सही निकलेगा। किंतु आपको और भी ऑप्शन देखने हैं, जैसे कि प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्यपरकता और विज्ञान के प्रौद्योगिकी सृजनात्मकता, यानी कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है हमें एडवांसमेंट में रहना है। तो क्या ये बात सही है, तो हाँ सही है। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को भी आत्मसात करते हैं, कि ये सही बात है। तो बिल्कुल तीनों बातें पॉजिटिव हैं और विज्ञान के संदर्भ में कही गई हैं, तो ये 100% आपका डी इसमें सही बैठेगा। अगला आपसे पूछ रहा है कि प्रायोजना जो विधि है उसमें कितने मुख्य सोपान हैं। तो वैसे मेनली तो 4 सोपान होते हैं, बट यदि आपको जैसे ये प्रश्न है तो यहाँ आपको 6 सोपान भी याद रखने हैं, कि कुल सोपान 6 हैं और मुख्य सोपान 4 हैं। यदि इस प्रश्न के 2 आंसर यहाँ दिए गए तो दोनों गलत नहीं हैं। कुल और मुख्य में याद रखिए, तो ये मुख्य वाला प्रश्न है तो आप यहाँ 4 पढ़ें, और जब इस पे तर्क वितर्क किया गया तो कुल मिला के यहाँ से 6 सोपान निकले। तो प्रायोजना यानी इस विधि के जनक हैं आपके किलपेट्रिक। तो प्रायोजना विधि जो किलपेट्रिक ने दी है, यह विधि के 4 मुख्य सोपान और 6 कुल सोपान हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही माने जाएंगे। अगला है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो यहाँ भी जो है प्रश्न में गलत दिया गया था, तो अब इसका एक आंसर माना इसलिए सही नहीं, क्योंकि जब 2 उत्तर सही हो सकते हैं तो एक उत्तर को सही नहीं माना जा सकता है। तो जब भी आगे ऐसे प्रश्न बनाए गए हैं या तो प्रश्न को डिलीट किया जाता है, या फिर अब चूंकि यहाँ प्रश्न आ चुका है तो हम आपको दोनों आंसर बता देते हैं। एक तो गैस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और दूसरी आपकी है मीथेन गैस, यानी जिसे आप बायोगैस कहते हो या प्राकृतिक गैस कहते हो। तो ये बायोगैस वगैरह जो हैं
ये दोनों गैसें किसके लिए जिम्मेदार हैं? तो आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। तो अगर एक ही उत्तर सही मानना हो तो आपका CO2 सही रहेगा, और यदि दोनों उत्तर यदि माने कि एक अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी को ये भी पता है, दोनों चीज़ें पता हैं, तो ये दोनों आंसर सही बैठेंगे। अगला आपसे पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसके अंदर विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ा जाता है। विशिष्ट का मतलब होता है उदाहरण, इसका मतलब क्या होता है? उदाहरण। और सामान्य का मतलब होता है नियम। तो उदाहरण से नियम की ओर चल रहे हैं, तो यह सिद्धांत है आपका आगमन विधि में, जहाँ उदाहरण पहले देते हैं, नियम बाद में देते हैं। इसका विपरीत होता है निगमन विधि में, जहाँ नियम पहले बताए जाते हैं और उदाहरण बाद में दिए जाते हैं। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि पैदा करनी है, तो बताइए उसके लिए पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए? आगमन विधि का होना चाहिए, मनोरंजक और खेल संबंधी होना चाहिए। तो आपको सबका पता है छोटी क्लासों में या प्राथमिक कक्षाओं में हमेशा खेल खेल में सिखाना होता है। तो खेल खेल में सिखाने खेल विधि हेनरी कोल्डवेल कुक ने जो दी हैं, वही शिक्षण विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। याद रखें, खेल विधि के जनक कौन हैं? हेनरी कोल्डवेल कुक एक गणित के अध्यापक थे, उन्होंने यह विधि लॉन्च की। उसी से संबंधित खेल विधियाँ कई सारी हैं। मारिया मोंटेसरी विधि हैं, इसके अलावा आपके किंडरगार्टन विधि हैं, और ये जो है आपके खेल विधियों में ही आती हैं। आगे आपसे पूछ रहा है कि एक अच्छा प्रश्न पत्र, एक जो अच्छा पेपर बनाया जाता है, उसमें क्या क्या विशेषता होती है? वैधता, उसके अंदर वैलिडिटी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, सही बात है। व्यापक होना चाहिए, सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए जो उपयुक्त हैं, सही बात है। तो आपका इसमें व्यापकता विस्तृत वाला सही नहीं माना गया। अब चूंकि 2 पॉइंट आपको एक ऑप्शन, ये तीनों बातें हैं इसमें, ये तीनों बातें सही हैं, किंतु यहाँ यदि डी ऑप्शन नहीं है तो आपको सी ऑप्शन ही सही मान के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये जो व्यापक वाला विस्तृत है ये गलत है। अच्छा प्रश्न पत्र वो है जिसमें व्यापकता भी होना चाहिए। व्यापकता का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप एक तरफा चीज़ों को लेके चल रहे हो, तो आपको सभी पॉइंट्स को इसके अंदर इंक्लूड करना है। किंतु अब यहाँ ऑप्शन में ए और बी दोनों ही सही माने गए ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसको ही अपने को सही मान के चलना होगा। आगे अपन देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा प्रक्षेपित सामग्री है किसको प्रोजेक्ट किया जा सकता है? तो जिसको प्रोजेक्ट किया जा सकता है वो देखते हैं। प्रतिमान मॉडल को प्रोजेक्ट किया जा सकता है? नहीं। बुलेटिन बोर्ड जो है जिसको आपको जैसे स्कूलों में जिसे सूचना देने के लिए बनाया जाता है, क्या वो बोर्ड आपका प्रक्षेपित है जिसको कहीं दूसरी जगह जो है प्रदर्शित कर सकते? नहीं। फ्लेनल बोर्ड एक कपड़े का बोर्ड होता है जिसपे वो आप कुछ जो है मतलब कील वगैरह की सहायता से, पिन की सहायता से वो चीज़ें चिपकाते हो। तो OHP जो है इसे कहते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर। क्या कहते हैं? ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर को एक जगह लगा के सामने प्रक्षेपित किया जाता है, सामने चलाया जाता है। तो ये आपका बैठ जाएगा कि ओवरहेड प्रोजेक्टर आपका सही प्रक्षेपित सामग्री है। प्रोजेक्टर कहो, स्लाइड प्रोजेक्टर कहो, OHP कहें, ये सभी आपके प्रक्षेपित सामग्रियों में आती हैं। और जिसे प्रक्षेपित नहीं किया जा सकता, जिसको एक जगह प्रयोग किया जाता है रखे, तो वह कहलाता है आपका अप्रक्षेपित सामग्री। तो प्रतिमान जिसे हम मॉडल कहते हैं, फ्लेनल बोर्ड जिसमें कपड़ा लगा होता है ऊनी कपड़े की तरह का, और एक बुलेटिन बोर्ड जिसको स्कूलों में सूचना देने के लिए, नोटिस वगैरह बताने के लिए लगाया जाता है। तो ये तीनों तो आपके अप्रक्षेपित सामग्री हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है, यानी कि हम ऐसी चीज़ को देखेंगे जो नेगेटिव बात करी हो परिवार के संदर्भ में। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, सही बात है। पति और पत्नी यदि उनकी कोई संतान नहीं है तो वो भिन्न अलग अलग लिंग वाले जो हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो हैं साथ रहते हैं, तो ये बात सही है। प्रत्येक सदस्य की आय अलग अलग जमा होती है। तो एक परिवार है तो उसकी सभी की आय एक जगह जमा होती है, ये नेगेटिव बात है। अगला आप देखिए, समान अवसर मिलते हैं, भोजन एक जगह करते हैं, समान सामाजिक क्रियाएं करेंगे, एक जैसी उनकी जो है समाज के अंदर क्रिया रहेगी, तो ये बात भी सही है। बच्चों की सुरक्षा और बच्चों का साझा उत्तरदायित्व होता है, एक की जिम्मेदारी नहीं है, सभी को एक साथ मिलकर चलना होता है। तो ये बात क्या है कि गलत है कि सबकी आय अलग अलग काउंट होगी। क्या 12 साल का बालक जो है वो अपने माता पिता से अलग कमा के रखेगा? तो ऐसा नहीं है। परिवार की विशेषता ये है कि परिवार में सभी एक साथ भोजन करते हैं, एक जगह रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहेंगे, सभी का एक दूसरे के लिए जिम्मेदारी है होती हैं, और सभी मिनिमम 2 भिन्न लिंग वाले व्यक्ति एक साथ रहते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब करवाई गई? तो आपको मैंने टेलीग्राम पे ये PDF पूरा प्रोवाइड करवा रखा है, बाल श्रम से संबंधित, इनसे संबंधित। तो आप वहाँ से PDF प्राप्त करें, आपको अच्छे प्रकार से
जो है पीडीएफ में मिल जाएगा कि यह आपके 26 सितंबर 1994 को यह स्थापित किया गया, जिसको आप राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण कहते हैं। बच्चों को बाल श्रम से हटाना है, दूर ले जाना है, पढ़ाई की ओर अग्रसित करना है, इसलिए यह बनाया गया था। आगे देखते हैं, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये भी आपको उसमें मेंशन किया गया है कि यह 2006 में लागू हुआ, जिसे 2007 से जो है सब जगह पालना इसकी की जा रही हैं। आगे हम बात करते हैं कि कौन सा जो है वस्त्र वहाँ के जो राज्य हैं जो उसके सामने दिए गए उससे ठीक प्रकार का मैच नहीं होता है। तो यहाँ आपके सामने है सुमेलित नहीं है, जो गलत है। फिरन कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। राइदे कहाँ का है? तो आपके हिमाचल प्रदेश का है। फुलवारी कहाँ का है? पंजाब का है। पानो बाजू कहाँ का नहीं है? पंजाब पश्चिम बंगाल का नहीं है। आप एक बिंदु देखना वस्त्र आवास वाले में तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये प्रश्न ऐसा है कि दोस्तों जब आप डीप पढ़ोगे तो ये आपको आएगा, अन्यथा ऐसा नहीं कि हर प्रश्न आपके करने लायक हो, कुछ प्रश्न छोड़ने भी होते हैं। तो यदि बैठ जाए तुक्का तो लगा सकते हैं, नहीं तो 150 में से 150 कोई ऐसी नहीं है कि सबके आ जाते हैं। हाँ, ऐसा हो कि पेपर ईजी है तो आ जाते हैं, बाकी आपको कुछ प्रश्न छोड़ने भी हैं। तो ये यदि आप इस प्रश्न को छोड़ भी दे तो कोई इसमें बात नहीं होगी। आगे हम देखते हैं कि कौन सा पत्थर राजस्थान के घरों में फर्श बनाने में उपयोग में नहीं लिया जाता? फर्श के लिए कह रहे हैं। संगमरमर का फर्श होता है क्या? सो संगमरमर का फर्श होता है। कोटा स्टोन लगाते हैं, लगाते हैं। सैंड स्टोन लगाते हैं, सेल खड़ी जो है दीवारों के लिए होता है, घिया पत्थर वगैरह इनके लिए हैं, तो ये इसके लिए नहीं आएगा आपके। तो दीवारों में इनके प्रयोग के लिए है, किंतु फर्श के लिए प्रयोग में नहीं आएगा, तो वो है आपका सेल खड़ी। अगला आपसे पूछ रहा है कि बागवानी के लिए कौन सा उर्वरक उपयोगी है? यूरिया नहीं, सोडियम फास्फेट नहीं, डीएपी का भी प्रयोग नहीं करेंगे। डाई अमोनिया फॉस्फेट डीएपी का पूरा नाम है। तो ये जो है कृत्रिम आपके उर्वरक हैं। हमें वर्मी कंपोस्ट जो आपके केंचुओं द्वारा बनाया गया है उसका प्रयोग करना होता है, बागवानी के लिए अच्छा उपयुक्त है। तो बागवानी के लिए वर्मी कंपोस्ट प्रयोग किया जाएगा। आगे आपसे कह रहा है कि कौन सा मेला जो है सम्मिलित नहीं है? तो अंबा मेला माता गुजरात में भरता है, माघ मेला उत्तर प्रदेश में लगता है, बेणेश्वर मेला राजस्थान में लगता है, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में लगता है। तो नन्ना देवी नहीं है, नंदा देवी मेला आपके कहाँ लगता है? असम में नहीं लगता। आगे हम बात करते हैं राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स जो है कहाँ हैं? तो ये आपके हैं डीडवाना। वर्तमान में डीडवाना कुचामन एक जिला है, तो अब आपके स्टेट केमिकल वर्क्स हैं जो आपके औद्योगिक इकाइयाँ हैं, आपको वहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा। उद्योग जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऑलरेडी चीज़ें आपको रटनी होती है, जैसे HPCL कहाँ हैं, आपकी घड़ियों का कारखाना कहाँ है, स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ हैं, तो ये कुछ चीज़ें आपको वहाँ, रिक्को कहाँ है, तो ये आपको पढ़नी ही पड़ेगी। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ है। तो ये एक अच्छा प्रश्न है कि डायरेक्ट चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको मैंने ये प्रश्न बताया था कि जब पहला आपको मैंने पेपर सॉल्व कराया उस दिन बताया था कि राजस्थान में राज्यसभा की सीटें 10 हैं, लोकसभा की 25 सीटें हैं। उस दिन भी कहा था कि भविष्य में जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप पहले ही पढ़ के रखें। तो कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 हैं और विधानसभा की 200 सीटें हैं। हम बात करते हैं पक्षमाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलती है? तो ये पक्षमाभ पेशियाँ होती हैं और पेशियाँ जो हैं श्वसनिकाओं में पाई जाती हैं। तो श्वसनिका जो हम ब्रीथिंग करते हैं उसके माध्यम से कूपिकाओं और श्वसनिकाओं के माध्यम से ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचती हैं, तो यह आपकी श्वसनिका के अंदर पक्षमाभ उपकलाएँ पाए जाती हैं। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सरल उत्तक नहीं है? अब आप कह रहे हो कि भाई इतने टफ टफ प्रश्न आते हैं, तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, उस टाइम का सिलेबस अलग था, वर्तमान का सिलेबस सीधा है, तो यहाँ से प्रश्न ऐसे नहीं पूछते। बहुत ही सीधे प्रश्न आते हैं, जैसे कि आपके मानव शरीर का कोई प्रश्न आ जाता है और रोग से संबंधित कोई प्रश्न आता है, तो सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। तो इनमें से कौन सा सरल उत्तक नहीं है? तो जाइलम और फ्लोएम जो हैं यह सरल उत्तक में नहीं आते हैं। तो आपका पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा जो हैं ये आपके सरल उत्तकों में आते हैं। कौन सा नहीं? जाइलम फ्लोएम नहीं आएगा। आगे हम देखते हैं मलेरिया। अब मैंने आपको पहले ही पेपर में कहा था, वहाँ एडीज मच्छर का पूछा था और मैंने आपको बताया था कि मलेरिया भी साथ में याद रखिए। तो अब देखिए मलेरिया का प्रश्न पूछा जा चुका है कि मलेरिया जो है यह किससे होता है? तो मलेरिया होता है मादा एनोफ्िलीज मच्छर से, और उसका वो किसका वाहक है? वो प्लाज्मोडियम का वाहक है। किसका वाहक है? प्लाज्मोडियम का वाहक है। और मलेरिया रोग के लिए जो दवा है वह है कुनेन की गोलियां। कौन सा है? कुनेन की गोलियां। तो कुनेन की गोलियां मलेरिया रोग में खिलाई जाती हैं।
प्लाज्मोडियम जो है आपका इसका वाहक होता है मादा एनोफिलीज मच्छर, प्लाज्मोडियम सूक्ष्म जीव का, और ये जब आपके शरीर में चला जाता है तो आपको मलेरिया रोग हो जाता है। आगे हम बात करते हैं भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट आपको बताना है कि पूरा भारत में उनमें से कौन सा दे रखा है। तो आपके हिमालय जो हैं किससे रिलेटेड हैं, तो जैव विविधता हॉटस्पॉट से हैं। आप ये भी सर्च करना आज बैठ के कि भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट अब वर्तमान में कितने हैं और कहाँ कहाँ उपस्थित हैं। अगला और सीधा सा प्रश्न है कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य पशु वैसे चिंकारा है, बट यहाँ चिंकारा नहीं दे रखा तो आप ऊँट माने, जो 2014 में जिसके बारे में अधिसूचना भी जारी हुई थी 30 जून को तो आपकी घोषणा की गई, और 19 सितंबर को आपके ऊँट के राज्य पशु होने की अधिसूचना जारी की गई कि आज से पालतू पशु श्रेणी में ऊँट को क्या माना जाएगा, राज्य पशु माना जाएगा। अवतल दर्पण में बात कर रहे हैं कि जब अवतल दर्पण के यहाँ निकट, बहुत ही निकट रख दी जाए और दर्पण के पास में बिंब यानी वस्तु को रख दिया जाए तो वह किस प्रकार का बनेगा। तो जब भी ऐसी बात आ जाए कि अवतल दर्पण में अत्यधिक पास हो जाए, अवतल दर्पण आपको पता है, तो अवतल दर्पण में यदि आपके पास रख दें तो उस समय प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी। तो ये आएगा आपके सीधा प्रतिबिंब, आवर्धित यानी वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। याद रखिए अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है। किससे वायु प्रदूषित नहीं होती है। एयर आपके पोल्यूशन नहीं होता है, वाहनों से होता है, सही बात है। उद्योगों से होता है, सही बात है। धूल के कणों से होता है, सही बात है। ठोस अपशिष्ट से क्या नहीं होता। यदि कोई चीज़ जो है, यदि उससे जो कचरा निकल रहा है वो ठोस के रूप में है, यदि वो गैस नहीं है, उससे धूल के कण नहीं बन रहे हैं, तो वायु प्रदूषण कैसे होगा। तो ठोस जो कचरा होता है उससे क्या नहीं होता है, वायु प्रदूषण नहीं होता। बाकी वाहनों के धुएं से होता है, उद्योगों से निकलने वाले धुएं से होता है, और धूल के कणों से तो होता ही है। कौन सा कथन सत्य है। सभी धातुएं तन्य होती है। क्या सभी धातुओं में तन्यता का गुण है। यह बात सही नहीं है। जैसे सोडियम पोटेशियम जो धातुएं हैं उनको चाकू से काट सकते हैं, उनको बाहर रखते ही वो पानी में डालते ही वो आग पकड़ लेती है। तो इन धातुओं को, जो कोमल धातु इनके तार नहीं बन सकते हैं। सभी अधातुएं तन्य होती है, ऐसा नहीं है। अधातुओं में तो तन्यता का गुण है ही नहीं। सभी सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, तो सामान्यतः धातुएं तन्य भी होती हैं। आघातवर्धीय, जिसको पीट पीट कर पतली चद्दर बना सकते हैं, वो हो सकती है। सामान्यतः धातुएं जो हैं, मतलब आप जिनके कह सकते हैं कि ठोस अवस्था में पाई जाती हैं मूलतः, किंतु जरूरी नहीं है कि सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाए। कुछ अधातुएं तन्य होती है। तो जब भी कुछ की बात आ जाए वो तो असत्य कथन होता है। सभी अधातुओं के बारे में, तो अधातुओं में तन्यता नहीं पाई जाती, वो गलत हैं। और सभी धातुएं भी तन्य नहीं हैं, केवल सामान्य धातुएं ही, सामान्यतः यानी कि लगभग सभी धातुएं क्या होती है, लगभग की बातें, पूर्णतया तो नहीं है। आगे हम बात करें कि राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है जिसको वापस यूज नहीं किया जा सकता। तो आपको पता है कि जल से विद्युत वापस बनाई जा सकती है, पवन ऊर्जा से ऊर्जा वापस बनाई जा सकती है, सौर ऊर्जा से बनाई जा सकती है। प्राकृतिक गैस, मीथेन, बायोगैस या गोबर गैस जो है, यह लिमिटेड साधन है। अगर ये खत्म हो गई, प्राकृतिक गैस का भंडार, कुएं खत्म हो गए, तो फिर उसको वापस नहीं रिक्रिएट किया जा सकता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम भूमि केंद्र नहीं है, रामसर साइट नहीं है। तो कौन सा नहीं है, याद रखना है। वूलर झील हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान नम भूमि केंद्र हैं, रुद्र सागर झील हैं, कौन सी झील नहीं है, राजसमंद झील जहाँ आपके घेवर माता का मंदिर है, वह आपके किस में नहीं आता है, रामसर साइट में नहीं आता है, नम भूमि केंद्र में नहीं आता है। तो ये हम बात कर चुके हैं कि 150 जो प्रश्न, 150 क्या 100 आपके 21 से 150 के बीच में जो प्रश्न थे जो 2015 में पूछे, वो आपको यहाँ हमने बताए हैं। आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है कि ये पीडीएफ आपको प्राप्त कर लेनी है टेलीग्राम से, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इससे पहले वाले आप पेपर जरूर पढ़े, और आने वाले जो 3 पेपर होंगे 2017, 21 और 22 के, तो उसको भी ज़रूर पढ़े। अपना नॉलेज बढ़ा के रखें और पता करें कि प्रश्न कैसे आते हैं।